हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, उन्होंने अपने मार्क्स कमेंट कर दिए होंगे। आई होप चीटिंग नहीं कर रहे हो आप लोग। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके चैप्टर नंबर 8 के MSTCET 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQs पार्ट 2। तो ये वीडियो देखने से पहले फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि MCQ सॉल्व करने से पहले आप चैप्टर के वन शॉट वीडियो देखो। आपके लिए पूरा एक कंपाइल्ड वीडियो बनाया है 23 घंटे का, जिसमें पूरे 15 चैप्टर्स कवर किए गए हैं और क्लास 11th में जो CET में चैप्टर्स आने वाले हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। और उसके अलावा आप फिजिक्स का भी पार्ट 1 का वन शॉट डायरेक्ट ही से एक सिंगल वीडियो में देख सकते हो, तो आपकी MSTCET की 50% तैयारी हो जाएगी। फिजिक्स के बाकी के चैप्टर्स देखने के लिए आप ये प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो, यहाँ पे आपको बाकी के वन शॉट्स मिल जाएंगे। बायो का अगर आपको एक साथ नहीं देखना है, एक एक चैप्टर करके देखना है, तो ये प्लेलिस्ट आप रेफर कर सकते हो। और अगर बायो एकदम शॉर्ट में रिवाइज करना है, जिनका पूरा पढ़ के हो गया उनको सिर्फ रिवाइज करना है, ऐसे सोते सोते पिक्चर देखनी है, तो वो ये वाला प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए ऑलरेडी MCQs वाला वीडियो का प्लेलिस्ट जो है वो हमने क्रिएट किया है। 2022 के MCQs आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे बायो के, और फिजिक्स के 2022 के MCQs आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? बुक खोलो, पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको बुक्स नहीं पता है कि कौन सी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, बहुत सारी बुक्स की हमने लिस्ट दी है, उसमें से जो आपके अफोर्डेबल रेंज में आए आप वो बुक परचेस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज MCQ। सब लोग बुक निकाल के बैठ जाओ, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है और फिर उसके बाद लास्ट में आपको मार्क्स कैलकुलेट करके मार्क्स कमेंट करके बताने हैं, तो ही मैं आपको आगे की वीडियोस दूंगी, नहीं तो मैं नहीं दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। ये रहा आपका पार्ट 1। तो पार्ट 1 क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैंने आपको क्या बोला था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? दैट यू मस्ट रीड द टेक्स्ट बुक। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग। Sinusitis and laryngitis is caused by virus and bacteria. Asthma is caused due to long-term exposure to particles like silica. No, asthma इसके वजह से नहीं होता है, इसके वजह से सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस होता है। निमोनिया इज कॉज्ड ड्यू टू वायरसेस एंड बैक्टीरिया। सो ऑप्शन नंबर A, B, D राइट है, C इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, When the blood flows from heart to the rest of the organs। देखो ये अपना हार्ट है, हार्ट से जब ब्लड हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक जाता है, ठीक है, तो इसको हम कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं? ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो इस और फिर ऑर्गन से ये जाता है वेना कावा के पास और वेना कावा से आता है ये राइट एट्रियम के पास। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है। और जब आपके हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है तो लंग्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पल्मिनरी सर्कुलेशन। सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेशन एंड क्रॉस सर्कुलेशन इज। अब ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। कॉकरोच में हमको ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास जो 13 चेंबर के हार्ट होते हैं, ये डायरेक्ट मतलब इनका कोई रोल नहीं होता। कॉकरोच जो भी खाता है वो डायरेक्ट उसके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है और फिर हार्ट के पास जाता है और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ओपन सर्कुलेशन में देर आर नो वेसल्स, बट क्लोज सर्कुलेशन में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to choose the schematic diagram which properly represents pulmonary circulation in humans। आपको प्रॉपर पाथवे सिलेक्ट करना है कि ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो फटाक से डायग्राम बनाओ। लेफ्ट एट्रियम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ये जाएगा आपके बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, फिर बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वेना कावा के पास, सुपीरियर वेना कावा के पास। तो लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये आपके लंग्स के पास नहीं जाता ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास नहीं जाता। अपना राइट एट्रियम, देखो वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आया? आपके राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। तो कैसे आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर C। आपका राइट वेंट्रिकल जो है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आपके लंग्स के पास और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड बन के ये निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ओनली ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड इन क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज एज फॉलोज। आपको ब्लड फ्लो फाइंड आउट करना है। राइट फ्लो क्या आएगा? देखो हार्ट से, अपना जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकलता है आयोर्टा के पास, मतलब अपने जो 4 चेंबर्स होते हैं, इधर से जो आयोर्टा होता है, तो हार्ट से ब्लड जाता है आयोर्टा के पास, फिर आयोर्टा से ये जाता है आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, फिर वेन्स में और फिर हार्ट में। सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। यस, क्योंकि ये साइज के हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रक्चर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ ह्यूमन हार्ट हैज़ इट्स वॉल मोर थिकर। अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ की वॉल ज़्यादा थिक होती है। ऐसा क्यों? यहाँ पे ज़्यादा ट्रैबेक्युले और कॉलमने कार्ने देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ब्लड आता है वो आपको आयोर्टा में पंप करना पड़ता है, और आयोर्टा से ही अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने वाला है। So the left ventricle is more thicker than right ventricle because it receives more blood, because it has to supply blood to the entire body. ओके तो चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। इम्पल्स इज इनिशिएटेड इन विच चेंबर ऑफ द हार्ट। तो बताओ, देखो ये अपना हार्ट है, ये अपना लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। तो यहाँ पे आपका एसए नोड प्रेजेंट होता है। ये एसए नोड क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है और ये लेफ्ट एट्रियम को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इम्पल्स जनरेट कहाँ हो रहा है? आपके राइट एट्रियम में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हेन एसए नोड इज स्टिम्युलेटेड द चेंबर्स ऑफ द हार्ट विच कॉन्ट्रैक्ट आर। देखो जब आपका एसए नोड स्टिम्युलेट होता है तो एसए नोड से जो सिग्नल निकलता है वो आपके राइट एट्रियम में जाता है और राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है। आपके दोनों के दोनों ऑरिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आपके वेंट्रिकल्स में जब सिग्नल जाता है तो आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो बोथ ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स साइमल्टेनियसली। सो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझो हमने अपने हार्ट का पेसमेकर निकाल दिया तो उससे हार्ट में क्या एक्टिविटी देखने को मिलेगी? सिर्फ ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिर्फ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऐसा कुछ है क्या? देखो ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। पेसमेकर की वजह से क्या होता है? आपके हार्ट में इम्पल्स जनरेट होता है। इम्पल्स जनरेट होता है, इस वजह से आपके ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर मैंने ये पेसमेकर ही निकाल दिया तो कॉन्ट्रैक्शन ही बंद हो जाएगा। इट विल नॉट हैपन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम बोला है, वो जो डायग्राम मैंने प्रैक्टिस करने बोला था ना, ऐसे 4 चेंबर वाला डायग्राम हमने देखा था। यहाँ पे एसए नोड रहता है, यहाँ पे अपने एवी नोड का बंडल रहता है, यहाँ पे फिर बंडल ऑफ हिस जाता है, फिर यहाँ पे परकिंजी फाइबर्स जाते हैं। याद आया? तो एसए नोड में क्या क्या प्रेजेंट होता है कंपोनेंट? ऐसे सॉरी, कंडक्टिंग सिस्टम में एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन लेबल्स। चलो लेबल करते हैं। फर्स्ट लेवल क्या है अपना? एसए नोड। सेकंड लेवल क्या है? एवी नोड। थर्ड लेवल क्या है? बंडल ऑफ सॉरी, यहाँ पे आपका क्या आएगा? एवी नोड के बाद यहाँ पे आपके आएंगे वॉल्व। सो इधर पे आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? दिस इज आर योर सेमील्यूनार वॉल्व, जो आपके पल्मनरी आयोटा और सिस्टमिक आयोटा के पास होता है। और लेबल नंबर 4 क्या आएगा आपका? दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। यस, देखो सब में लेबल नंबर 3 चेक करो। लेबल नंबर 3 लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं है, लेबल नंबर 3 एवी नोड नहीं है, लेबल नंबर 3 एवी नोड नहीं है। इट इज योर सेमील्यूनार वॉल्व जो पल्मनरी आयोटा को ओपन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डियक साइकिल स्टार्ट्स विद डैश। कार्डियक साइकिल, देखो ये ग्राफ हमने पढ़ा था ना। सबसे पहले आपका ये देखो, सबसे पहले क्या होता है? अपना राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है 0.1 सेकेंड में। तो इट स्टार्ट्स विद ऑरिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। राइट एट्रियम की वजह से लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस, तो ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। ऑरिकुलर सिस्टोल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपका ऑरिकल बोलो या एट्रियम बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो जब आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हमको क्या देखने को मिलता है? ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स राइट वेंट्रिकल फ्रॉम राइट एट्रियम। देखो आपका जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, तो आपका ब्लड किधर एंटर कर रहा है? राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल फ्रॉम राइट एट्रियम। दिस इज करेक्ट। Oxygenated blood enters left ventricle from left atrium. This is also correct. So option B and C are correct. Yes, next question. ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, जब आपका जॉइंट डायस्टोल होता है, देखो पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है 0.1 के लिए, फिर एट्रिया रिलैक्स करता है 0.7 के लिए। ये हो गया एट्रिया का 0.8। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 0.3 सेकेंड्स के लिए, और फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड के लिए। तो ये हो गया इसका 0.8। तो आपको इधर जॉइंट डायस्टोल बचा है। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट डायस्टोल आता है वो होता है 0.4 सेकेंड्स के लिए। सो यहाँ पे आपके दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड एंटर्स एट्रियम ड्यूरिंग। ब्लड आपके एट्रियम में कब एंटर करता है? पूरी बॉडी से ब्लड आता है और आपके एट्रियम में एंटर करता है। दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तब एट्रिया में ब्लड जाएगा क्या? नो। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब एट्रिया में ब्लड जाएगा? नो।
जब आपका पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा तब एट्रिया में ब्लड जाएगा या नन ऑफ द अबव? देखो, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट एक्सपांड हो जाता है, तब ब्लड एट्रियम में एंटर करता है। ओके, सट 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 इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिकर देन दोज ऑफ वेन्स एज आर्टरीज हैव टू डू व्हाट? देखो, हमने पढ़ा था ना आर्टरी का स्ट्रक्चर और वेन का स्ट्रक्चर। इसमें हमने क्या देखा था कि हमारे आर्टरी के पास मिडल लेयर बहुत मोटा होता है और इनका ल्यूमन छोटा होता है। वेन्स के पास मिडल लेयर पतला होता है और इनका ल्यूमन बड़ा होता है, यानी कि कैविटी बड़ी होती है। तो आर्टरी को ज़्यादा थिक वॉल्स क्यों दिया गया है वेन्स के कंपैरिजन में? बिकॉज दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इनका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। यस, एंड दे हैव टू बेयर द मोर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स वाया पल्मोनरी वेन हैज़ मोर डैश। देखो, आपका जो ब्लड हार्ट के पास वापस जाता है, लंग्स से होकर हार्ट के पास वापस जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। उनके पास क्या प्रेजेंट रहता है? लंग्स से हार्ट के पास जा रहा है पल्मोनरी वेन्स की मदद से, यानी ऑक्सीजनेशन हो रहा है, सो दे कंटेन मोर ऑक्सीजन पर ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज आर, चलो अभी ये तो आपके टेक्स्ट बुक का ही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। हमारे आर्टरीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये थिन वॉल्ड होते हैं क्या? नो। ये थिक वॉल्ड होते हैं? यस। ये थिन वॉल्ड होते हैं? नो। ये थिक वॉल्ड होते हैं? यस। लेकिन इनका प्रेशर कैसा होता है? हाई प्रेशर होता है, डिमिनिश्ड नहीं होता है, डिमिनिश्ड यानी लो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन और आर्टरी के बीच में क्या डिफरेंस है? आर्टरी के पास पतला लूमेन होता है, वेन के पास मोटा लूमेन होता है। तो वेन का डिफरेंस पूछा है। वेन के पास नैरो लूमेन नहीं होता, उसके पास ब्रॉड लूमेन होता है। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग क्यूटिकुलर एंड मस्कुलर वॉल्व। नो, वेन्स के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्व नहीं होती है। वेन कंटेन्स वॉल्व टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यस, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस नहीं जाना चाहिए, सो इट कंटेन्स वाल्व। आर्टरीज में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसोफिल्स आर रिलेटेड टू एलर्जी कंडीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। हमने पढ़ा था ना न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स में ऐसा कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है जो एलर्जी को कंट्रोल करता है? यस, एलर्जी कंडीशन हिपैरिन, हिस्टामिन, एचएच पढ़ा था हमने। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस और स्कैवेंजर सेल्स। स्कैवेंजर सेल्स यानी कि जो किसी दूसरे सेल्स को खा जाते हैं, विच रिमूव द डैमेज्ड एंड डेड सेल्स टू क्लीन द बॉडी। तो ऐसे कौन से सेल्स हैं जो स्कैवेंजर बन जाते हैं और बॉडी में से पूरा कचरा निकाल देते हैं? यस, सबसे बड़े मैक्रोफाज कौन से हैं? द करेक्ट आंसर इज मोनोसाइट्स। यस, इनका काम ही है स्कैवेंज करना। सो ये था आपका आज का पार्ट 2 सेशन। आई होप आपने सारे एमसीक्यू के आंसर्स ऑनेस्टली दिए होंगे। जिन बच्चों को हमारी नीट चैनल के बारे में नहीं पता, आप हमारी नीट वाली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीट चैनल का नाम है ज्ञान लैब एनसीईआरटी। और अब तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके वहाँ सर्च करो ज्ञान लैब एपी। फेक ग्रुप ज्वाइन मत करना, हमारे चैनल के नाम से बहुत सारे फेक ग्रुप्स चल रहे हैं। तो आप ज्ञान लैब एपी ग्रुप सर्च करो और इसको ज्वाइन करो। 17.3 के मेंबर्स हैं। ओके, एंड जल्दी जल्दी चैनल के मेंबर बन जाओ ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले। आपके पढ़ाई के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट चलता रहे, इसीलिए हमने लाइव बफरिंग चैनल बनाया है। तो जिन्होंने अब तक हमारे इस एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट बन जाए हमारी चैनल का। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी अपनी सीटी की तैयारी अच्छे से कर सके। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका मार्क्स कितना आया है ये आपको कमेंट करके बताना है, तो ही आपको पार्ट 3 वाली वीडियो मिलेगी, अदरवाइज आई विल नॉट अपलोड पार्ट 3। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सेशन। रिवाइज करते रहो, पुराने टॉपिक का वन शॉट देखते रहो, टाइम मिले तो थ्योरी रीड करते रहो और एमसीक्यूज प्रैक्टिस हम आपकी करवाते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, सी यू सून।